बीच में। हेलो बच्चों, सभी बच्चे अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा जो शाइनिंग मून जो चैनल है वो आप सभी के लिए एक नया बैच और स्टार्ट किया है, जिसमें हम साइंस पहले इंग्लिश मीडियम का जो हमारा कोर्स था वो तो कंप्लीट करवाने के लिए चल रहा ही था, लेकिन साथ ही साथ हमने हिंदी मीडियम का भी स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे कि कब हम हिंदी मीडियम की क्लासेस लगाएंगे। सो आज फाइनली उनका इंतज़ार खत्म हुआ और आज से हमारी हिंदी मीडियम की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है, आज हम आपको विज्ञान का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है पादपों में पोषण वो करवाएंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है विज्ञान का? पादपों में पोषण। पादपों में पोषण क्या होता है? तो पहले तो ये होता है पादप क्या होता है। पादप क्या होता है? पादप होते हैं, पादप को हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे। क्या होते हैं? पेड़ पौधे। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं वो पादपों में आ जाते हैं। और पोषण यानी क्या होता है? पोषण को हम समझें यदि, तो पोषण यानी भोजन। भोजन का मतलब किससे लिया जा सकता है? भोजन से लिया जा सकता है। ठीक है, कि जैसे हम जो है, हम क्या है? मनुष्य। हम किस में आते हैं? जीवों में आते हैं। कि हमें जीने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। वैसे ही पादपों के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? पादपों को भी अपना सर्वाइव करने के लिए, अपना जो मतलब भोजन को प्राप्त करने के लिए, मतलब अपनी ग्रोथ, मतलब अपनी पादपों को किस तरीके से वो ग्रोथ करे, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? यानी कि पादपों में पोषण। ठीक है, तो आज देखते हैं हम हमारा चैप्टर। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। क्या हमने क्लास 6 में पढ़ लिया था कि सभी जीव जो होते हैं, जीव यानी कि हम, एनिमल्स जो भी है, उनके लिए, सबके लिए क्या होता है? पादप सभी के लिए क्या है? फूड जो है, मतलब जो भोजन होता है वो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, आप यह भी पढ़, अब देखिए लाइन टू लाइन देखते जाना। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, कि क्या पढ़ चुके हैं हम? कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। कि जो जीव होते हैं, यानी कि हम, हमारे भोजन में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, हमारे खनिज भोजन के घटक होते हैं। ये सब क्या है? हमारे भोजन के घटक है, पोषक है इसमें। कि हम कहते हैं ना कि एप्पल, हमें जो सेब खाना चाहिए, मम्मी कहती है दूध पीना चाहिए, ये सब क्या है? हमारे भोजन के पार्ट है। क्योंकि इनमें हर, जो हमारा दूध होता है उसमें कैल्शियम होता है, जो हमारा एप्पल होता है उसमें विटामिन होते हैं। क्लियर? आगे देखिए, भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं तथा इन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि पोषक क्या होते हैं? पोषक क्या होता है? पोषक वह होते हैं जो हमारे, जो भोजन के वह घटक होते हैं जो हमारे शरीर में क्या करते हैं? शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा और हमारे शरीर में ऊर्जा संचार का कार्य करते हैं। ठीक है, कह सकते हैं? तो ठीक है, ओके। आगे देखो सभी बच्चे, अपनी बुक में एकदम लाइन टू लाइन देखते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं करेगा और यदि कोई समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हमें पता है पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। पादप जो होते हैं वह स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु जो मानव होते हैं वह परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। जैसे हमें पता है कि जो पेड़ होते हैं हमारे, हमने घर में कोई पेड़ लगा रखा है। अब पेड़ ऐसा तो है नहीं कि पेड़ ऐसे बोलेगा कि मैं वो रोटी बना के खाएगा या उसे सब्जी बना के खानी है, नहीं होता ना। वो अपना भोजन किससे प्रिपेयर करते हैं? किससे बनाते हैं अपना भोजन? सूरज की रोशनी से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? पानी से बनाते हैं अपना भोजन। ठीक है, पता है हमें ये सब। ठीक है, और मिट्टी से। क्लियर है? तो देखिए, अब हम अगर यदि हम कोई पेड़ है हमारे पास, मानो कोई गमला है हमारे पास, क्या है? कोई भी हमने कोई भी गमला ले लिया, एक पॉट ले लिया, गमला ले लिया। अब उस गमले में हमने क्या लगा दिया? एक पेड़ लगा दिया। यदि हम उस पेड़ में पानी डालेंगे तभी वो क्या करेगा? बड़ा होगा। अगर हम उसे पानी नहीं डालेंगे तो वो बड़ा नहीं होगा। और सूरज की रोशनी एक दिन उसे नहीं मिलेगी तो क्या होगा? वो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ओके। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा कि
वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कौन? मानव। हम जो मनुष्य हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं? या तो हम क्या किस पे डिपेंड रहते हैं, या तो हम जंतुओं पे डिपेंड रहते हैं, या हम पादपों पे डिपेंड। कैसे? कि हमें सब्जी लेनी है तो हम पेड़ों से तो लेते हैं, हमें फ्रूट खाना है तो हम पेड़ से लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारा सेब कोई खुद से बन के आ जाएगा, कोई ऐसे अपने आप मशीन से बनेगा, नहीं बनेगा ना, वो पेड़ों से तो ले सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पादपों में, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य होता है, जो हम हैं, हम जो जीव है, मानव है वो, और जो क्या जानवर होता है, जैसे खरगोश है, खरगोश भी क्या खाता है? घास खाता है। तो परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड रहता है? प्रत्यक्ष कैसे हो गया? जैसे दिखता है, प्रत्यक्ष कैसे? अब जैसे खरगोश है, खरगोश डायरेक्ट क्या खाता है? घास खाता है, तो प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष क्या कहेगा? जिसमें कोई और क्या नहीं है, बीच में कोई एजेंट नहीं है। लेकिन मानव, जैसे हम खा रहे हैं गेहूं, गेहूं खा रहे हैं, तो गेहूं हमें मिला कहां से? हमने तो खरीदा किससे गेहूं को? किसी और कोई दुकान है वहां से। लेकिन उस दुकान वाले ने गेहूं किससे खरीदा? किसान से। किसान ने गेहूं कहाँ उपजाया? खेत में। तो यानी कि हम परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हम किस पे डिपेंड रहते हैं? पादपों पे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? बूझा जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। आगे देखते हैं हम इसको, कि पादपों में पोषण की विधि। अब कह रहा है कि पादप जो होते हैं उनमें पोषण की विधि क्या होती है, कैसे उनका, कैसे वो क्या करते हैं कि कैसे उन्हें पादपों में जो है उन्हें पोषण या भोजन मिलता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे हमारा स्टार्ट होता है कि केवल पादप ही ऐसे जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो पादप होते हैं वही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, किससे बना सकते हैं? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से और खनिज से। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ होती है? कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो हमारा वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, चारों तरफ हम खड़े हैं तो हमारे चारों ओर क्या होती है? हवा होती है जिसे हम देख नहीं सकते। तो उसी में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उसी में ऑक्सीजन भी होती है, उसमें अन्य गैस भी होती है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध, परिवेश यानी क्या हो गया? समझ में आ गया? उनके चारों तरफ। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि पोषक पदार्थ सजीवों को शारीरिक संरचना वृद्धि अथवा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। कि पोषक जो होते हैं वह क्या करते हैं? पोषक एक तरीके से काम क्या करते हैं? जो हम जो सजीव होते हैं उनकी शारीरिक संरचना, यानी कि हमारी बॉडी, यदि हम मानो, मानो हम यदि टाइम पर पानी नहीं लेंगे तो हमें क्या होगा? चक्कर आएंगे, हमें कभी कभार क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम, और कभी कहते हैं खाना टाइम से नहीं खाते तो पतले हो जाते हैं। तो ये क्या है कि कोई भी यदि सजीव जो है, पादप भी सजीव है। ठीक है, पादप, यदि पादप, अब जैसे हमारा पेड़ है, हमने पेड़ उगाया, उसमें पानी नहीं डाल रहे, हम 4-5 दिन हो गए पानी डाल ही नहीं रहे, तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो मुरझा सा जाएगा, उसके पीले पीले पत्ते हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये काम क्या करते हैं? ये जो पोषक होते हैं ये क्या करते हैं? ये किसी भी जो सजीव होता है उसमें शारीरिक संरचना वृद्धि, क्षतिग्रस्त, मतलब क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। हम देखते हैं कि कभी हमारा पेड़ पीला हो जाता है, हो गया पीला, लेकिन हम यदि उसमें लगातार 3-4 दिन लगातार पानी डालेंगे, उसको सूरज की रोशनी में रखेंगे अच्छी तरह, उसमें ना क्या बोलते हैं, थोड़े से खाद वाद भी डालेंगे तो वापस से हरा हो जाता है, उसमें फूल आने लग जाते हैं। तो यानी क्या होगा? क्षतिग्रस्त भाग भी क्या हो जाते हैं? वापस से प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान भी करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब पोषण किसे कहेंगे? पोषक तो इसके लिए आवश्यक हो गए। पोषण क्या है? पोषण पूछे कि पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं? तो सजीवों द्वारा, तो हम क्या कहेंगे? एक बार के लिए रुकिए, देखो यहाँ से, सजीवों द्वारा, तो हम क्या बोल सकते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, कि वह विधि, जब पोषण मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो है अपना भोजन खुद से बना रहा है, खुद से बना रहा है, तो वो क्या होगा? स्वपोषण होता है। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं तो क्या हो गए? स्वपोषी हो गए। ठीक है, आगे देखिए, अतः
अतः ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषण की विधि कहते हैं। और ऐसे पादपों को जो बना रहे हैं पादप, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन बनता है कि स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी किसे कहेंगे हम? स्वपोषी किसे कहेंगे? कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लित करता है उसे तो स्वपोषण कहते हैं। लेकिन जो पादप अपना भोजन, उस पादप को कहेंगे हम, क्योंकि वो खुद से बना रहे हैं, तो उस पादप को क्या कहेंगे हम? स्वपोषी कहेंगे। ठीक है, उस पेड़ पौधे को या पादप को हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। क्लियर? आगे देखिए, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। हम जो है, जैसे हम हैं, कोई भी खरगोश हुआ, कोई भी चिड़िया हुई, ये क्या है? क्या हो गए? अन्य जीव हो गए। ये किस पे डिपेंड है? अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित, पादपों के द्वारा बनाए गए भोजन, पादप जब पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? उसे क्या कहेंगे हम? विषमपोषी। क्वेश्चन आता है कि स्वपोषी और विषमपोषी क्या होता है, तो आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, खुशी क्लियर? ओके, इशू क्लियर? एंजल क्लियर है आपको? ठीक है, डिम्पी समझ में आ रहा है? समझ में यदि कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मुझे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा बोलता है, क्या कह रहा है कि पहली कह रही है, पहली क्या बोल रही है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? क्यों? क्योंकि मानव जो होता है, हम जो जीव हैं, पादप क्या करते हैं? हमें ये पता है कि जो आपने ये तो पता है हम सबको कि हमें क्या हम क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं। जो क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि जो जीव होते हैं, ऐसे देखिए कि जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, क्लियर? और जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, अब हमें ये बात, एक चीज देखिए आप, कि हमें पता है, हम कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए हमें। ऐसे क्यों है कि अभी एनवायरमेंट डे आया है, तो एनवायरमेंट डे पर सबने डिसाइड करा था कि मैं एक पेड़ लगाऊंगा। ठीक है, तो पेड़ क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमें जो जीव होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की पादप जो होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। और जीव जो होते हैं, हम जो है, वह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्लियर है? ये सर्कल, ये प्रोसेस है जो ये चलता रहता है। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, ओके। अब एक चीज, एक क्वेश्चन है मेरा कि ऐसा कौन सा पेड़ है, ऐसा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देना मुझे, मम्मी पापा से, बड़ों से पूछ के, क्योंकि ये आज शायद आपको नहीं आए, पर हमें, हमारे जो मम्मी पापा दादा दादी, उन्हें ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जो 24 घंटे क्या करता है? ऑक्सीजन देता है हमें। कौन सा है बताना, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कि जो पादप होते हैं उनकी जो खाद्य यानी खाना बनाने की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में होता है? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार करते हैं? क्वेश्चन हो गए। अब इसका आगे हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या कह रहा है। देखो, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से जो पादप होता है ना, उनमें क्या होता है? संश्लेषण का प्रक्रम होता है। मतलब जिसके माध्यम से जो पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि पत्तियों द्वारा, क्या कह रहा है? पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री। अब देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती? पत्तियां जो है पादप की क्या होती है? खाद्य फैक्ट्री होती है। ठीक है, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। जो कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल है, वो किस तक पहुंचने चाहिए? पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? जो हमारी मिट्टी है, मृदा यानी क्या हो गई? मिट्टी। मिट्टी में जो उपस्थित हमारा जल और खनिज, ऐसा तो है नहीं हम कभी किसी ने गमले में पानी डाला है तो पेड़ के ऊपर थोड़ा, पत्तियों पे थोड़ा ना डालते हैं हम, पेड़ पे हम डायरेक्ट किस में डालते हैं? गमले के अंदर जो मिट्टी है उसमें पानी डालते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए क्या बोल रहा है
कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। रंध्र क्या होते हैं? रंध्र यानी क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें क्या करते हैं, दिखते नहीं है लेकिन होते हैं, छिद्र। ठीक है, क्या करता है पत्ती की सतह पर, यानी कि जो हमारे, जैसे मानो यहाँ पे मैं एक पत्ती बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ बना रही हूँ एक पत्ती, ये हमारी एक पत्ती है, ये हमारी एक पत्ती है मानो। ओके, अब ये पत्ती जो है इसके ऊपर ना छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? डॉट्स होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया हमें पत्ती की सतह, यानी कि ये ऊपर वाले जो है वो तो क्या हो गई, पत्ती की सतह हो गई। इस सतह के ऊपर ही क्या होते हैं, रिंद छंद, मतलब ये जो इसमें रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वो हमें दिखाई नहीं देते, उनके माध्यम से क्या होता है, पानी मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि उसको अवशोषित किया जाता है। ठीक है, उसके माध्यम से पत्तियों में क्या जाता है, ये प्रवेश करती है कार्बन डाइऑक्साइड। कभी हमने देखा होगा ना, सर्दियों में पत्तियों पर पानी आ जाता है, ओस की बूंदें आ जाती है, देखा है, तो वो क्या होता है, छिद्रों में से निकलता है वो। क्लियर है? आगे देखिए, आगे आगे हमारा क्या है, आगे पहले उससे पहले देखो कि कोशिका हमें आया है बॉक्स में कि कोशिका क्या होती है, कि ये जो मानव होता है या पादप होता है, सब में क्या होती है, कोशिका बहुत जरूरी होती है। हमारा जो शरीर है ना, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखिए कि आप ये कोशिका का हमें डायग्राम चित्र दिख रहा है, कैसा लिख कैसा बने हुआ है, ये जो इसमें छोटे छोटे डॉट्स भी हैं, ऐसा है। देखिए कि आपने देखा है कि इमारतें जो होती है हमारी, जो कोई भी इमारत घर बन रखा है वो किससे बनता है, ईंटों से बनता है। इसी प्रकार जो हमारा ये बॉडी है ना, सजीवों का सूक्ष्म जो हमारी बॉडी है या ये पादप है, ये सूक्ष्म इकाइयों से, यानी कि किसकी इकाइयों से, शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हमारे कभी कभार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि सजीवों का शरीर जो सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सबको समझ आ रहा है अच्छी तरह? डिम्पी कमेंट बॉक्स में यस थंब भेजो, मुझे समझ आ रहा है तो आपको। ठीक है, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जो कोशिका है हम देख नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि हमें कोशिका दिख रही है हम देख ले, नहीं, इसे हम माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी होता है एक, उसके थ्रू ही देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ये हमें कि कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, मतलब कोशिका कौन सी है इसमें, कोशिका कौन सी है, जो बिल्कुल कोशिका जो होती है तो बहुत ज्यादा कवर होती है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट पड़ी है कोई रखी ही है, नहीं, कोशिका को कवर करे हुआ रहते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, और बाहर बहुत मोटी एक मतलब बाह्य संरचना से घिरी हुई होती है, पतली। ठीक है, जैसे जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो मतलब जिससे वह घिरी हुई रहती है उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। आगे देखिए, इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। हम हर केंद्रक क्या काम करता है, केंद्रक ही तो होता है मेन कोशिका को चलाने वाला। ठीक है, आगे देखिए, केंद्रक चारों ओर से जेली के समान होता है, एक पदार्थ, जैसे हमारे जस्ट जेली आती है ना, ऐसे ऐसे स्पंज टाइप की, एकदम ऐसे गोल मटोल सी, वैसी वैसी क्या होती है कोशिका, झिल्ली के समान होता है। एक केंद्रक के चारों को एक जेली के समान होती है। ठीक है, कोशिका द्रव कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। समझ आ रहा है? अब देखो हमें दिख रहा है कि जो डॉट है कोशिका झिल्ली है, जैसे कि इस डायग्राम को देखो आप, ये जो हमें दे रखा है ये कोशिका झिल्ली है, ये बीच में जो इसके अंदर लिक्विड से हमें डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये कोशिका द्रव है, और ये बीच में जो दे रखा है हमें वो क्या है, केंद्रक है। क्लियर? कोशिका, अभी चित्र आ सकता है कि कोशिका का आरेख बनाइए, कोशिका का चित्र बनाइए। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए, सभी बच्चों को समझ आ रहा है ना अच्छी तरह? ठीक है, आगे क्लास हम कंटिन्यू करें। ओके, देखिए क्या कह रहा है ये हमें, यह रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये जो रंध्र, अब हमने पीछे पढ़ा था कि पेड़ की पत्ती जो होती है उस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, वो किससे घिरे हुए होते हैं, कोशिका से। जो हमने पढ़ ली कोशिका कैसी होती है, ऐसे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। एक नंबर में पूछ सकता है कि रंध्र किसे कहते हैं, कि रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिका नलियों के समान होती है। आगे कह रहा था जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाओं एक सतह मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थ के जीवन परिवहन के विषय में आप
अध्याय 7 में पढ़ रहे हैं अपन ना, मतलब जो अगला चैप्टर 7 आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। किसके बारे में? कि पादपों में पदार्थ जो हैं, जो भी पदार्थ होते हैं वो कैसे परिवहन करते हैं। ठीक है, देखिए आगे पहेली बोल रही है क्या कि पत्तियों में जो ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं है। आगे देखिए, आगे देखेंगे हम इसका बात, एक जो पूछ रही है उसको, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, मतलब हमने देखा है ना पत्तियां ग्रीन ग्रीन होती है, पत्तियां क्या होती है, ग्रीन भी होती है, येलो भी होती है, बट जब मोस्टली क्या होती है हम ग्रीन देखते हैं। तो ग्रीन जो होती है उसमें किस कारण से वे ग्रीन होती है? क्लोरोफिल उसमें क्या होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, सॉरी, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। आगे देखिए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, यानी कि क्लोरोफिल काम क्या आता है? क्लोरोफिल जो है ना वही क्या करता है, जो हमारा सूरज भगवान कहते हैं ना, सूर्य, उससे क्या करता है, उसकी रोशनी को लेता है, मतलब उससे रोशनी को संग्रहण एक जगह इकट्ठा करता है ऊर्जा को। ठीक है, आगे क्या करता है, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण यानी खाना बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, किससे यूज करके? सूरज का प्रकाश मिल गया, एक तो हमें क्या मिल जाएगा, सूरज का प्रकाश मिल गया, फिर हमें जल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसने पेड़ों से जो रंध्र छिद्र थे वहां पे आके ले लिए अंदर, तो इससे क्या बनाते हैं, ये खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब आगे देखिए, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ये हमें पता है कि यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो खाद्य संश्लेषण नहीं होगा, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, यानी कि पृथ्वी पर एक ऐसा प्रक्रम हम देख सकते हैं कि जो बहुत अल्टीमेट होता है। ठीक है, अब हम देखो आगे क्या बोल रहा है कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित, यानी कि पत्तियां जो है वो क्या ऑब्जर्व करती है, किसको इकट्ठा करती है, सूरज भगवान की किरणों को, सूरज की जो रोशनी होती है उसको ऊर्जा क्लियर लेती है उससे। पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की कि क्या कल्पना करनी है हमें, क्या बोल रहा है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? यदि प्रकाश, अभी ये बात पादपों के लिए आवश्यक नहीं है, सूरज की रोशनी हमारे लिए भी आवश्यक है, क्योंकि सूरज हमें क्या देता है, सूरज से हमें, अच्छा मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि जो सूर्य होता है उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है सूरज की रोशनी से। ठीक है, आंसर देना है सभी बच्चों को। ओके, आगे देखिए, क्या आप कल्पना कर, आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में, यदि प्रकाश संश्लेषण ना हो तो ऐसी स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होंगे हमें। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाद्य भी नहीं बने, मतलब जो भोजन है वो प्रिपेयर नहीं होगा। आगे क्या बोल रहा है, सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से किस पर डिपेंड होता है? पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर डिपेंड होता है, क्योंकि देखो हम हैं, हमें रोटी चाहिए, रोटी किससे बनेगी? गेहूं से। गेहूं किससे बनेगा? पादप पे होता है गेहूं पे, पेड़ों पे तो मतलब एज ए फसल ही होती है। फसल को क्या चाहिए? सूरज भगवान की रोशनी चाहिए, तो सूर्य की ऊर्जा चाहिए, तभी तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, तभी गेहूं बनेगा, तभी हम खा पाएंगे। ठीक है, रोटी। ओके, आगे देखिए, इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। बिल्कुल सत्य है भाई। आगे क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, और इसी प्रक्रम में वह क्या करती है, समीकरण। अब ये जो हमें क्या दे रखा है, अब ये हमें इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन जो हमें दे रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे अच्छी तरह देख लो और समझ भी लो। ठीक है, देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों कहाँ हैं? जल तो हम ले लेते हैं रूट्स से, मतलब मृदा से रूट्स ले लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है पेड़, जो हमारा पेड़ होता है उसकी लीव्स पे होता है। ठीक है, लीव्स से ले लेते हैं रंध्रों के द्वारा, और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल में ये क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो क्या है, भोजन।
और ऑक्सीजन को क्या करते हैं ये रिलीज। ठीक है, अब देखिए आगे, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मन डिस्चार्ज के रूप में क्या हो जाता है संचित, यानी कि ये क्या कर लेता है स्टोरेज कर लेती है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, पत्तियों में स्टार्च, पत्तियां जो है उनमें स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि अब हमें डायग्राम दे रखा है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छी तरह सीखना कि ये जो सन है, सन से क्या कर रही है, लीव्स जो है एनर्जी यानी क्या ले रही है, सूर्य का प्रकाश ले रही है, और पत्तियों में क्लोरोफिल है ही, और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है लीव्स से ले रही है। ठीक है, अब इसके माध्यम से ये क्या कर रही है, और जल और खनिज कहाँ से ले रही है, रूट से ले रही है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन को तो क्या कर रही है, देखो ये दिख रहा है हमें कि ऑक्सीजन को ये क्या कर रही है रिलीज कर रही है, और कार्बोहाइड्रेट का ये क्या कर रही है कार्बोहाइड्रेट का ये क्या कर रही है स्टोरेज कर रही है। ओके, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ये जो डायग्राम है अच्छी तरह सीख लेना आप। देखिए अब मुझे क्या कह रहा है कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में जब जिनका कलर ब्राउन है, रेड है, उनमें क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? होता है ना, ऐसा थोड़ी ना है। अब देखिए क्या कह रहा है, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां कैसी होती है, शल्क अथवा शूली रूपी होती है। शूली यानी कि कांटे होते हैं जिनमें से शूल टाइप से होती है। इन पादपों के हरे तने होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब देखिए ये जो पत्तियां हैं, ये पेड़ बता रखे ना, ये कहाँ होते हैं, ये हमारे राजस्थान जो स्टेट है वहां पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से पेड़ हो सकते हैं, बबूल हुआ, खेजड़ी हुई, ये सब। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए हमें एक्टिविटी दे रखी है क्रियाकलाप 1.1। इसमें क्या कर रहा है कि एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लेने हैं हमें। ठीक है, कि ऐसे जैसे एक पेड़ है, जैसे एक में भी हमने क्या लगा दिया, जैसे हमने 2 पेड़ ले लिए, जिसमें हमने एक में गुलाब लगा लिया, दूसरे में गुलाब लगा लिया। ठीक है, दोनों गमलों में सेम पेड़ लगाना है। एक पेड़ को क्या करना है, एक पेड़ को अंधकार अथवा काले बक्स में 72 घंटों तक रख देना है, दूसरे को सूर्य को रख, कह रहा है कि एक को तो अंदर रख देना है घर में, एकदम जहां पे रोशनी जाती होगी, खिड़की विड़की कुछ नहीं, ऐसे कमरे में रख देंगे, और एक को सूर्य के प्रकाश में बाहर रहने देंगे। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार करेंगे। आयोडीन क्या है, एक हमारा क्या आता है आयोडीन, आयोडीन जो है ये हमारा एक तत्व होता है। ठीक है, अपन जो हमें यहाँ पे हमारे नॉर्मली आयोडीन, नमक में भी आयोडीन होता है वैसे देखा जाए तो। अब आगे देखिए, जैसे अब उस गमले को जिससे हमने अंधकार में रखा था, मतलब अंदर कमरे में रखा था, उसे 3-4 दिन बाद में निकालेंगे, और फिर उसे 3-4 दिनों के लिए कहाँ रख देंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। फिर पुनः इसकी पत्तियों का आयोडीन परीक्षण करेंगे। अपने प्रेक्षण जो अपना मतलब अपने ने जो देखा कि क्या उसमें चेंजेस आए, उसको अपन कहाँ करेंगे, नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। आगे क्या बोला, लिखेंगे हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण, रंग, वर्ण यानी क्या होता है रंग, की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हरे, भूरे, लाल रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन हरे रंग में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इनमें भी होता है, लेकिन इनमें क्या हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अतः अर्थात ढक लेते हैं, ये अंदर मतलब ढक जाता है, वो कवर हो जाता है, क्योंकि वो कलर जो है वो उस पर क्या कर लेता है अपना वर्णक के रूप, मतलब उसके ऊपर अन्य वर्ण की तरह पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे रंग जो है अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे प्राच्छादन कर देते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। आगे देखिए, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, यानी कि अब हमसे क्वेश्चन पूछे कि क्या हरे, पीले, भूरे और लाल रंग की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, कि होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी यानी काई जैसे पादप देखे होंगे। हमें देखते हैं ना कि हम कभी कभार जैसे चिड़िया होती है, या फिर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो बरसात के मौसम में दीवार होती है वो गीली रहती है, तो क्या हो जाता है उस पर काई, ग्रीन ग्रीन कलर का, हरे रंग का कोई ऐसे आ जाता है ना, ऐसा चिपचिपा सा, जैसे वो क्या होता है काई होती है, क्या होती है काई, जिसे हम अवपंकी कहते हैं।
पंखी कहते हैं, ठीक है। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। क्या होते हैं, कुछ जीव पनप जाते हैं वहां पे, कोई जीवों की वृद्धि हो जाती है, ऐसे बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। सामान्यतः हम देख सकते हैं कि जो हमारी, हमने देखा होगा कि हम जैसे कोई चिड़िया विड़िया के लिए पानी भर के रखते हैं, तो उसको काफी दिन तक नहीं संभालते, तो उसके ऊपर चारों तरफ क्या आ जाता है, एक ग्रीन ग्रीन पदार्थ आ जाता है हरे रंग का, उसे हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं, और उसे शैवाल कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह सकते हैं इनका रंग हरा क्यों होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये क्या हरे दिखाई देते हैं हमें। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही भोजन बनाते हैं, अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, और किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कुछ भी डाउट है या समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।